नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा आपको आज भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में बेसिक नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। उससे पिछली वीडियो में मैंने जीएसटी के बारे में बताया था और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया था। उसके बाद एग्ज़ाम के तौर पर देखने जाए तो 16 अंकों का ये चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ में आता है नहीं आता है, पर आज के इस वीडियो के बाद आप काफ़ी हद तक इसके कॉन्सेप्ट को समझने का होगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजनियम क्या है। राजनियम क्या है, संनियम क्या है, विधि क्या है, व्यापारिक विधि क्या है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें राजनियम क्या है। जब सरकार, केंद्रीय सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये जो सारे नियम या उपनियम बनाए जाते हैं जिससे मानव के व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, वो राजनियम कहलाता है। और यदि वही नियम व उपनियम किसी व्यवसाय को कंट्रोल करने के लिए, व्यवसाय के ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए किया जाता है तो वो व्यापारिक विधि कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम हमारे देश में कब लागू हुआ। ओके, भारतीय अनुबंध अधिनियम हमारे देश में 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। ओके, ये पूरे भारत देश में लागू हुआ। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, कौन सा स्टेट था जहां पर ये अनुबंध लागू नहीं हुआ था? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, लागू नहीं हुआ। ओके, पूरे देश में लागू हुआ था, पर एक स्टेट ऐसा था जम्मू एंड कश्मीर जहां पर ये लागू नहीं हुआ था। ओके, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन कि सर इसमें कितने सेक्शन थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल सेक्शन थे 266। टोटल 266 सेक्शन थे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितने अध्याय थे, कितने चैप्टर थे। तो हम चैप्टर की बात करते हैं, इसमें 11 चैप्टर थे। कितने? 11 चैप्टर थे टोटल। और आगे मैं डिस्कस करूंगा इसमें कि 266 जो सेक्शन थे इस अनुबंध अधिनियम में, तो अब इस टाइम क्या सर वो 266 सेक्शन अभी भी मौजूद है क्या? नहीं, 266 सेक्शन अब बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि कई सेक्शन इस एक्ट से हटाकर कुछ नए सेपरेट एक्ट बना दिए गए थे, जैसे माल विक्रय अधिनियम और साझेदारी अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम 1930 में बना था और साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था। ये दोनों ही एक्ट पहले इसमें शामिल थे, परंतु बाद में इनको एक सेपरेट रोल दिया गया। ओके, तो मैं अब आपको बता देता हूं कि इसके सेक्शन किस तरीके से डिवाइडेड है। ओके, तो यहां से देखिए आप एक बार सेक्शनों को। धारा 1 से 75, याद रखिए, धारा 1 से 75 में सामान्य अनुबंध के सिद्धांत व अर्ध अनुबंध से संबंधित नियमों को रखा गया। ओके, मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी सारे प्रोविजन है वो सेक्शन 1 से लेके 75 में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। धारा 123 से 147
धारा 123 से 147 के अंदर हानि, रक्षा व गारंटी अनुबंध के नियमों को शामिल किया गया। एक बार और रिपीट करता हूं, सेक्शन 123 से 147 में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सारे ऑल प्रोविजन हैं वो सारे 123 से 147 में डिवाइडेड हैं। ओके, अब आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा है कि सर 75 के बाद तो 76 से 122 सेक्शन कहाँ गए? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सेक्शन जो ये बीच के जो सेक्शन हटे हैं वो माल विक्रय अधिनियम में आपके चले गए थे। ओके, उनसे उनका अलग सेपरेट एक्ट बना दिया गया था। अब बात करते हैं आगे सेक्शन 148 से 181 तक गिरवी व निक्षेप, सॉरी इसको एक बार अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि निक्षेप व गिरवी अनुबंध। भाई आपके वेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेके प्लेस कॉन्ट्रैक्ट तक के सारे ऑल प्रोविजन सेक्शन 148 टू 181 में शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 182 123। ओके, 238। अब यहां पर देखिए इसमें कौन से अनुबंध है? एजेंसी अनुबंध। ओके, याद रखना एजेंसी अनुबंध से संबंधित जो सारे नियम हैं वो 182 से लेके 238 में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर आपकी ये चीज़ें खत्म होती है। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि सर 239 से 266 के सेक्शन कहाँ चले गए? तो वो पार्टनरशिप एक्ट में शामिल हो गए क्योंकि उसमें पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट को 1932 में एक सेपरेट एक्ट बना दिया था। ओके, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि ये जो अपना भारतीय अनुबंध अधिनियम है कब लागू हुआ है? 1 सितंबर 1872। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। कहाँ पर लागू हुआ? भारत में। कौन से स्टेट में लागू हुआ? जम्मू कश्मीर में। टोटल कितने सेक्शन थे? 266। कितने चैप्टर थे? 11। ओके, जो ये 11वें नंबर का चैप्टर था वो पार्टनरशिप का था। ओके, ये सेक्शन डिवाइडेड है आपके। हम इसके बाद की आगे की प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है इसमें आगे। ये अनुबंध अधिनियम का परिचय है, आप समझ लीजिए इसको। दो उसके बाद हम समझेंगे कि अनुबंध क्या होता है। ओके, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान रहे कि अनुबंध क्या होता है, कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है भाई। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो आप इसका सिंपल सा एक सूत्र है, राजनियम प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर ठहराव। ओके, अभी ये अनुबंध नहीं बना है, अभी मैंने एक सूत्र के द्वारा समझाया है कि ठहराव क्या होता है। पहले इसको समझ लो, अनुबंध को बाद में समझना है कि ठहराव क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, कि भाई इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस इनको शामिल किया गया है। ओके, और एक्सेप्टेंस को शामिल करने के बाद ठहराव बन जाता है जिसे बोलते हैं हम एग्रीमेंट। ओके, अब जब एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, अब आपके एक और क्वेश्चन का मैं हल करता हूं कि प्रस्ताव स्वीकृति क्या होती है। जब कोई व्यक्ति, आप जैसे कि माना कि राम ने श्याम को एक बाइक बेचने का प्रस्ताव किया और श्याम ने बाइक लेने के लिए हाँ कर दी, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? ठहराव हो गया। ओके, अब ठहराव और उसमें हम यदि ऐड कर देते हैं किसको?
राज नियम को, मैंने बताया था राज नियम क्या है, जिससे सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, ऐसे नियम उपनियम तैयार करना। ओके, तो यदि मैंने ठहराव में राज नियम का टचअप दिया तो ये क्या बन गया, अनुबंध बन गया, ये बन गया अपना अनुबंध। ओके, तो ठहराव क्या है, ठहराव प्रस्ताव प्लस स्वीकृति है। अनुबंध क्या है, ठहराव प्लस राज नियम है। एक छोटी सी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 2 और सबसेक्शन H में लिखी हुई है। ऐसा ठहराव जिसे राज नियम में प्रवर्तनीय कराया जा सके उसे अनुबंध कहते हैं, उसे अनुबंध कहते हैं। ओके, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। किसमें लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H में लिखा हुआ है। ओके, अब आपको मैं बताता हूं एक चीज कि ठहराव 3 तरीके के हो सकते हैं। ये जो ठहराव है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक पारिवारिक ठहराव हो सकता है, कैसे, एक पारिवारिक ठहराव हो सकता है, एक सामाजिक ठहराव हो सकता है, एक होगा अपना, तो जैसा कि हम जानते हैं ठहराव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा पारिवारिक, एक होगा सामाजिक, एक होगा वाणिज्यिक। ओके, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट और एक कमर्शियल एग्रीमेंट, ये 3 टाइप के होते हैं एग्रीमेंट। ओके, कितने टाइप के होते हैं ये एग्रीमेंट, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, ना तो हम पारिवारिक ठहराव को एनफोर्सेबल कर सकते हैं, राज नियम द्वारा नहीं परिवर्तनीय कर सकते, ना ही राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं सामाजिक ठहराव। केवल वाणिज्यिक ठहराव जो होंगे उन्हें ही राज नियम में परिवर्तनीय कराया जा सकता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ऐसे ठहराव जो राज नियम में परिवर्तनीय कराए जा सके उन्हें अनुबंध कहते हैं। ठीक है, यदि आप मानिए कि यदि घर में माता पिता में झगड़ा होता है तो वो पारिवारिक है, ठीक है, या कोई उनके बीच में एग्रीमेंट होता है वो पारिवारिक है, उनको राज नियम में परिवर्तनीय नहीं करा सकते। यदि आपको कोई दोस्त आपका खेलने के लिए आपको बुलाता है और आप नहीं जाते हो तो वो आप पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट कैसा था, सामाजिक। ओके, तो याद रखना केवल वाणिज्यिक जो ठहराव होंगे उन्हें ही राज नियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे क्लियर। ओके, अब हम इसके फीचर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लक्षण जिसे बोलते हैं, एक वैध अनुबंध के लक्षण। ओके, अभी बात की थी, डिस्कस किया था ठहराव पर कि ठहराव 3 तरीके के होते हैं। तो यदि आप कहते हो कि सर मैंने तो वाणिज्यिक ठहराव कर रहा हूं, तो वाणिज्यिक ठहराव में क्या क्या चीजें शामिल होती है वो आप एक एक करके देख सकते हो। वही चीजें वैलिड होगी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या फीचर की आवश्यकता है वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहला तो है 2 या 2 से अधिक पक्षकार, 2 या 2 से अधिक पक्षकार का होना। क्या भैया एक बात बताइए, आप अकेले एग्रीमेंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं,
कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? 2 या मोर पार्टीज। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 या 2 से अधिक पार्टी होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हो सकती है? एक प्रस्तावक हो जाएगा, एक प्रस्ताव ग्रहीता हो जाएगा, या वचनदाता हो जाएगा, या वचन ग्रहीता हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ठहराव का होना, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई ठहराव होना आवश्यक है। ठीक है, बिना ठहराव के तो कोई मतलब ही नहीं उन पक्षकारों का, तो दोनों के बीच में ठहराव होना आवश्यक है। और याद रखिए कौन सा ठहराव होना आवश्यक है? वाणिज्यिक ठहराव होना आवश्यक है। डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। ओके, तो यहां पर ठहराव होगा तो वो कमर्शियल ठहराव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। भैया क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप का। ठीक है, आपके विदाउट इंटेंशन पर कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं कराया सकता बाय लॉ। ओके, तो याद रखना जब ठहराव हो तो दोनों पक्षकारों के बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी के बाद चौथी बात करते हैं हम इसमें आगे। पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमता में क्या क्या आ जाता है कि भाई वो जो भी आप ठहराव कर रहे हो दोनों ही पार्टी क्या होनी चाहिए? वयस्क होनी चाहिए। दोनों ही पार्टी कैसे होनी चाहिए? स्वस्थ मस्तिष्क की होनी चाहिए। दोनों ही पार्टी कैसे होनी चाहिए? जो राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। ठीक है, तो याद रखना यदि कोई व्यक्ति माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वो आप उसके साथ अनुबंध नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। पांचवा, सहमति, कंसेंट की बात करते हैं, सहमति की। जब दोनों ही पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए। यदि दोनों पक्षकार सहमत नहीं है तो क्या है? फिर वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। छठा, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट की बात करते हैं। भाई याद रखिए सेक्शन 13 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, सेक्शन 14 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, स्वतंत्र सहमति क्या है? यदि दोनों पार्टी 5 चीजों से प्रभावित है। कौन कौन सी? कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके अलावा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये कैसी 5 चीजें? जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। इन 5 चीजों से एक से भी प्रभावित है तो उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जा सकती। ओके, निष्पादन की संभावना, एक और याद रखना कि दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्या उसका निष्पादन संभव है क्या? भाई एक व्यक्ति ने बोला मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, जा चांद तारे तोड़ ला, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यदि ये पॉसिबल नहीं है, ये परफॉर्मेंस हम कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो निष्पादन की संभावना नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं वैध प्रतिफल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैध प्रतिफल, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। यदि दोनों व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक चीज के बदले एक चीज उसको दे रहे हैं या ले रहे हैं। यदि मैं किसी से कार खरीद रहा हूं, मैंने कार ली, उसको पैसा दिया,
तो ये चीज़ें होनी चाहिए, दोनों के बीच में प्रतिफल होना चाहिए। नेक्स्ट, वैध उद्देश्य, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके उद्देश्य भी वैलिड होने चाहिए। अभी पता चले भाई दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी बोला कि भाई एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को बोला कि भाई तू इसका मर्डर कर दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, क्या दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वैलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, वो बेकार है, बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। और लास्ट याद रख लो आप इसका, औपचारिकता का पालन, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर दो। आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो कागज पन्ने जो भी फोटो वोटो सारी चीजें एक दूसरे को प्रोवाइड करा दो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। याद रखना, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं फटाफट, 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए, ठहराव होना चाहिए उनके बीच में, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, निष्पादन की संभावना होनी चाहिए, वैध प्रतिफल होना चाहिए, वैध उद्देश्य होना चाहिए और औपचारिकताओं का पालन होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं इस वीडियो में। आगे चल के आपको इन्हीं चीज़ों में काफ़ी चीज़ों की शब्दावली समझाई जाएगी, कई प्रोविजन बताए जाएंगे जो आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, धन्यवाद।